नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज हम बात करेंगे अपने प्राइस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट NJAI, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इस पे हम बात करेंगे। सेकेंड विल बी PMSYMD पेंशन स्कीम। बेसिकली एक पेंशन स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आपने पढ़ा भी होगा, इसमें कुछ अभी हलचल हुई है, इसको देखेंगे। तीसरा, हम डैम सेफ्टी बिल के बारे में फिर दोबारा इसे रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा से सेगमेंट के आ रहे हैं क्योंकि आजकल ये चर्चा में बहुत है, एडिटोरियल्स में बहुत आ रहा है। फोर्थ, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इस पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के अंदर में। फिफ्थ, इंडियन नेवी पे हम बात करेंगे। 4 दिसंबर को हमने इंडियन नेवी जो है डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड सिक्स, इसी सानेक, क्या है ये इसी सानेक, ये मैं आपको बताऊँ। सेवंथ, फाइनली एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। दोस्तों, आप मेरे साथ ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे अलॉन्ग विद द 3 एमसीक्यूज फॉर प्रीलिम्स। राइट, प्रीलिम्स में अब 6 महीने से कम का समय रह गया है, तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी बढ़िया तरीके से। सबसे पहली जो स्टोरी है अपनी वो है नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए क्या है कि जो CJI है उन्होंने बोला है कि देखो क्या है कि भाई अब बनाना पड़ेगा एक राष्ट्रीय क्या कहते हैं नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसको जो है क्रिएट करना पड़ेगा। CJI ने ये बोला है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। क्यों? उसके पीछे कुछ कुछ कारण है। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो ये है कि 2019-20 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसकी शुरुआत 1993-94 से हुई थी, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 2019-20 में 981 लगभग 982 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, इनको राज्यों को भी और यूटीज को भी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स। बट कितने यूज हुए? सिर्फ लगभग 85 करोड़ रुपीज जो है वो यूज किए गए। बाकी सारे जो है फंड्स वो अनयूज्ड हो गए। तो बेसिकली बात क्या है कि एक तो नेशनल लेवल पे बनाने की बात कही गई है, खुद चीफ जस्टिस ने बोला है। तो आज के आपका पहला सवाल, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा, फिर इसे स्टेट लेवल पे भी बनाने की बात कही गई है कि स्टेट लेवल पे भी जो है ये बनाए जाएंगे, स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब अथॉरिटी बन रही है तो उसके अंदर के मेंबर्स भी होंगे। तो मेंबर्स कौन कौन होंगे? तो जो अथॉरिटी है इसमें कुछ हाई कोर्ट के जजेस मेंबर्स होंगे और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सेंटर को भी ये जानने का पूरा हक है कि ये फंड कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है, कितना यूटिलाइज किया जा रहा है, ये सारी बातें हैं। दिस इज गोइंग टू वर्क सेम एज ऑन द मॉडल ऑफ नालसा। नालसा का जो मॉडल है, सेम वही मॉडल पे ये लेके आ जा रहा है। बस फर्क इतना है कि नालसा किसके तहत काम करती है, तो लॉ मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। ये जो नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये किसके अंदर काम करेगा? ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर करेगा, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर काम नहीं करेगा। सिर्फ मेंबर्स में कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लिए गए हैं, ताकि सेंटर को भी पता चलता रहे कि कितना फंड यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी रहे। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो एक्शन प्लान है वो ये है कि किसी तरीके से के जो न्यायालयों की जो अधोसंरचना है उसको सही करने की जरूरत है। दैट्स वाई CJI has proposed to set up National Judicial Infrastructure Authority of India। स्टेट लेवल पे भी होगा। स्टेट लेवल पे आप जो है मतलब CJI एक मेंबर होंगे, फिर उसके बाद कुछ कुछ स्टेट लेवल अथॉरिटीज के ऑफिशियल, ये सारे मेंबर्स उसमें रहेंगे। राइट, चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी दैट वी हैड कवर्ड सो फार। इसको आप आराम से देख लीजिएगा, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल फिलहाल के कुछ दिनों में इस पे न्यूज़ आर्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे, फिर हम इस पर और अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। दूसरे पे बात करते हैं, दैट इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। इस स्कीम के तहत अभी हाल फिलहाल पता चला है कि 86 लाख 86 कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 46 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं उन्होंने रजिस्टर किया है खुद को इस पेंशन स्कीम का लाभ उठाने। ये पेंशन स्कीम किस तरीके की स्कीम है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसे कौन सा मंत्रालय चलाएगा? एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो फंड मैनेजर है, मतलब यानी कि जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर जो सारी चीजें बताएंगे, पेंशन फंड मैनेजर के तौर पे जो काम करेगा, वो कौन काम करेगा? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या LIC इसमें करेगी। अब इसके कुछ कुछ की पॉइंट्स एक बार फटाफट देख लीजिए, ये एग्जाम के हिसाब से वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला कि जो भी इसमें सब्सक्राइबर है उसको कम से कम 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा 60 साल की एज अटेन करने के बाद। दूसरा, उनके रिसिप्ट का पेंशन, मतलब उनके जो पेंशन की जो रिसिप्ट है, अगर सब्सक्राइबर मर जाता है, मान लीजिए कि मैंने एनरोल किया और मेरी डेथ हो गई, तो फिर उसके बाद क्या होगा? वो पेंशन किसको मिलेगी? तो वो जो स्पाउस है बेनिफिशियरी की, इफ़
the female subscriber dies, then it will receive by the male member, that is his husband, her husband. And when a male subscriber will die, then a female member will get the beneficiary एंटाइटलमेंट ऑन ऑल दीज सर्विसेज। तो बेसिकली क्या होगा कि जो पेंशन की रिसिप्ट है, अगर सब्सक्राइबर डाइज हुआ तो स्पाउस को फिर उसको बेनिफिशियरी दे दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू द स्पाउसेस, राइट। चलिए अब इसमें क्या है, इसमें अगला पॉइंट कि वो एक अनऑर्गेनाइज वर्कर होना चाहिए, मंथली इनकम 15,000 या उससे नीचे होनी चाहिए, एंट्री एज 18 से 40 की रखी गई है। ही शुड पोजेस अ मोबाइल फोन, सेविंग बैंक अकाउंट, आधार नंबर। उसके बाद किसी भी नए पेंशन स्कीम में वो कवर अप नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम में नहीं होना चाहिए, ईपीएफओ में नहीं होना चाहिए, एंड ही शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर ऑल्सो। तो ये थी हमारी दूसरी स्टोरी, पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम, राइट। तीसरे पे चलते हैं, द थर्ड स्टोरी दैट इज द डैम सेफ्टी बिल। इस पे हमने पहले भी बात की थी, राज्यसभा में इसे पारित किया गया। हालांकि अब बहस इसी मुद्दे पे आ गई है। देखिए मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया था, हमने इसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बहस इसी मुद्दे पे आ गई है कि जब ये पार्लियामेंट के पर्व्यू के अंदर नहीं आता तो व्हाई डिड सेंटर हैज डिसाइडेड टू टेक दैट स्टेप टू इंट्रोड्यूस द बिल इन द पार्लियामेंट, राइट। तो ये अब बहुत ही बड़ा मुद्दा जो है विपक्षी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बना रही हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि सरकार का पक्ष तो एकदम क्लियर था कि देखो भाई, जो डैम से जो मतलब क्षति पहुंच रही है तो उससे तो नेशनल सिक्योरिटी भी हाथ होती है, साथ ही साथ लोग तो अपने ही हैं, लोग तो अपने ही मर रहे हैं ना, जो अगर हम डैम वैम अच्छे नहीं बनाएंगे तो ये सारी बातें हैं। तो इस दैट्स वाई इसको लेके ही सरकार ये बिल लेके आई। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस बिल में कुछ कुछ प्रावधान है कि प्रॉपर सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस जो स्पेसिफिक डैम्स है, क्योंकि पिछले 50 सालों में क्या हुआ है कि भारत ने डैम्स में बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट किया है, और उसका रिजल्ट ये रहा है कि यूएस और चाइना के बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लार्ज डैम्स हैं, राइट। कितने हैं, तो अभी हाल फिलहाल जो ऑपरेशन में चल रहा है वो है 5254 और 447 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और डैम फेलियर्स भी बहुत हो रहे हैं जिसके कारण काफ़ी मतलब डैमेज सहना पड़ रहा है। तो इसी वजह से सरकार ने बोला कि ठीक है, ये पार्लियामेंट के पर्व्यू के अंदर नहीं आती, ये हमारे सब्जेक्ट की लिस्ट के अंदर नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम इसे लेके आएंगे। अब इसमें उन्होंने बोला कि देखो हम नेशनल कमेटी बनाएंगे ऑन डैम सेफ्टी, जिसको चेयर कौन करेगा, जिसके चेयरपर्सन होंगे सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से आएंगे। उसके बाद फिर जो बिल है उसमें ये भी बोला गया कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो एज अ रेगुलेटरी बॉडी के तहत इसमें काम करेगी। उसके बाद फिर एक स्टेट कमेटी भी बनाई जाएगी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प की जाएगी। तो विजन्स तो अच्छे दिख रहे हैं डैम के अंदर में, बट इशू जो है वो इसी चीज़ पे टिका हुआ है, जो मतलब बनाया जा रहा है। इस पे काफ़ी एडिटोरियल्स वगैरह भी आ रहे हैं, कुछ इसमें कानूनी दावपेच देखे जा रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में आपके साथ, डोंट वरी अबाउट इट। अगली स्टोरी पे आते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। हर साल 3 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का थीम क्या रहा, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। अब देखिए कि ये जो दिन है, जैसे कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि भारत की तरफ से जो सोच बदली गई है वो भी बहुत अच्छी बदली गई। क्या सोच बदली गई है कि इनको दिव्यांगजन बोला जाने लगा है। समझ रहे हैं आप, ये बहुत सही मतलब एक अच्छा कदम था कि वर्ड्स को रिप्लेस किया गया, लोगों की मेंटेलिटी को चेंज किया जाए कि इनको एक हीन दृष्टि भावना से लोग ना देखें, राइट। तो ये जो एनुअल जो ऑब्जर्वेंस डे है ये कब शुरू हुआ था, 1992 में शुरू हुआ था, आफ्टर इट वाज प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और रेजोल्यूशन क्या था 47/3। In 2006 द कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वाज आल्सो अडॉप्टेड। तो ये कन्वेंशन भी अडॉप्ट किया गया था। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ, और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एजेंडा जो 2030 के जो गोल्स हैं उनमें भी इसे रखा गया है। बेसिकली ये जो दिन है ये क्या करता है, ऑब्जर्व क्या करता है, इट प्रमोट द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एट एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। भारत में भी क्या कुछ इनिशिएटिव्स हैं, बिल्कुल है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम है, और भी बहुत सारी चीज़ें। और साथ ही साथ जो वर्ड्स हमने रिप्लेस किया है, राइट, कि इनको दिव्यांगजन जो बोले जाने लगा है, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। तो थीम वगैरह जो है आपको ध्यान रखने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। अगली स्टोरी पे आते हैं, दैट इज़ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी 4 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। क्यों किया जाता है, क्योंकि यही दिन था जब ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था वो सक्सेसफुल हुआ था ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971। अब इंडियन नेवी के थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अगर आप चलेंगे तो इंडियन नेवी को 1612 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी।
इस साल 1971 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 50th एनिवर्सरी हो जाती है ऑपरेशन ट्राइडेंट को। उसको देखते हुए इस बार का साल का जो सेलिब्रेशन थीम है वही रखा गया है, स्वर्णिम विजय वर्ष। तो ये सब थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है ना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑपरेशन ट्राइडेंट भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इट वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971। इसमें पहली बार भारत की तरफ से एंटी शिप मिसाइल जो है वो लॉन्च किए गए थे, उसे ऑपरेशनेबल किया गया था और उन्होंने पाकिस्तानी डेस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर उसको डिस्ट्रॉय किया था। 3 इसमें वॉरशिप्स थी भारत की नेवी की तरफ से, आईएनएस निपट थे, आईएनएस निर्घट एंड आईएनएस वीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो इनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 आर्म्ड फोर्सेस। ये हम सबको बचपन से सिखाया गया, तो इसमें मैं दोबारा बताऊंगा। उसके बाद नेवी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन और बहुत अच्छी अच्छी आईएनएस विक्रमादित्य हो गया या फिर बहुत सारी अच्छी चीज़ें। और अभी देखिए, अभी अभी हाल फिलहाल अगर आप इसे देखेंगे कि मिलिट्री पैक्ट अभी हुआ है इंडिया रशिया के बीच में, 2+2 का डायलॉग होने वाला था ना। वैसे 2+2 का डायलॉग भारत बहुत ही कम देशों के साथ करता है। कौन कौन देशों के साथ करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसमें 4th नंबर को इंडियन नेवी डे, और उसमें रशियन शिप्स इतनी सारी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो कहीं ना कहीं फॉरेन रिलेशंस को भी काफ़ी मजबूत करता है। इस तरीके के जो डेज को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है ना आप ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरव्यूज़ के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे राइटिंग वगैरह इन सब के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगली स्टोरी पे चलते हैं। दैट इज़ द फाइनल स्टोरी ऑफ द डे। इसी सानेक, तो जो रिसर्चर्स हैं, बेसिकली हार्वर्ड के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक्सकेवेट किया है ग्रीन ईस्ट ग्रीनलैंड में। एक्सकेवेशन के दौरान उन्होंने उनको 1994 में हालांकि कर दिया था उन्होंने। पेलियंटोलॉजिस्ट कहते हैं उनको। तो डायनासोर्स के स्कल्स को उन्होंने अनर्थ किया था, मतलब कि अनर्थ हिंदी वाला अनर्थ नहीं है, अनर्थ, राइट, मतलब निकाला था ढूंढ के। तो पता चला हिंदी वाला अनर्थ आप लोग सुन रहे हैं, हिंदी वाला अनर्थ नहीं किया था, इंग्लिश वाला अनर्थ किया था। तो रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द फर्स्ट डायनासोर स्पीसीज दैट लिव्ड इन ग्रीनलैंड 215 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये पहला डायनासोर स्पीसीज था, इसी सानेक। इसे ईसा भी कहते हैं, ईसा सानेक, इसी भी कह लीजिए, ईसा भी कह लीजिए, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद वन ऑफ द स्पेसिमेंस वाज ओरिजिनली थॉट टू बी द फ्रॉम प्लेटियोसॉरस, जो कि एक लंबा सा नाक होता है डायनासोर का, और वो ऐसा माना जा रहा है कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड इन सब में रहते थे। उस वक्त से कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है। अब ये जो नाम दिया गया है इसी सानेक डायनासोर्स को, इट पेज ट्रिब्यूट टू ग्रीनलैंड्स इन्यूट लैंग्वेज। अब जो ग्रीनलैंड्स की इन्यूट लैंग्वेज है उसमें कौन कौन से बोले जाते हैं? अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ये सब वही है ना आसपास में। तो उसी को इन्यूट लैंग्वेज बोला जाता है। तो उसी की वजह से ही ग्रीनलैंड की इन्यूट लैंग्वेज को ट्रिब्यूट करने के लिए ही ये नाम दिया गया है, इसी सानेक। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी स्पीसीज से है। फर्स्ट डायनासोर स्पीसीज दैट लिव्ड ऑन ग्रीनलैंड 214 मिलियन ईयर्स एगो। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एमसीक्यूज की तरफ। वीक 2 के मैंने 20 एमसीक्यूज आपको करा दिए हैं। बस आज फाइनली दो एमसीक्यूज हमारे बच गए थे, उनका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, राइट। 19th एंड 20th, उसके बाद वीक 2 भी हमारा कंप्लीट, फिर देन वील मूव हेड टू द वीक 3। 19th में क्या है? पीएम मित्र पार्क्स हैव बीन रिसेंटली इन न्यूज़। क्या है ये, किस चीज़ से रिलेटेड है? पीएम मित्र पार्क, बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द टेक्सटाइल। ये ध्यान रखना है आपको, पीएम मित्र पार्क्स रिलेटेड टू द टेक्सटाइल। The second one, Nagaland does not share borders with Tripura. This statement is completely right. नागालैंड आज अभी बहुत न्यूज़ में है, राइट। वहाँ पे जो हादसे हुए वो बहुत ही मतलब क्या बोला जाए उस पर, बहुत ही दुबियस सिचुएशन हो जाती है। स्टेट वर्सेस द सिविलियंस, राइट, सॉरी आर्मी वर्सेस द सिविलियंस। तो क्या कर सकते हैं, जो जो रिसेंट डेवलपमेंट्स आएगा वो पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। So Nagaland does not share borders with Tripura. This is completely right statement. Garos are the largest tribe of Nagaland. This is wrong. Garos नहीं है, कोन्याक है। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। कोन्याक tribes are the largest tribe of Nagaland and they also inhabited in some parts of you can say Assam or Myanmar also. Sorry, not Assam, Arunachal Pradesh and Myanmar also, right? So correct statement here is option A. This is the 2 questions from the week 2 and we have completed the 20 questions so far. Now we are moving ahead to the week 3 and आज का सेशन मिला के हम 5 क्वेश्चंस उसके भी कर लेंगे। तीसरा सवाल है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यू वेज रेट इंडेक्स। तो न्यू वेज रेट इंडेक्स को लेके जो है आपके पास मैंने एक सवाल बना के दिया है। पहला, द बेस ईयर ऑफ वेज रेट इंडेक्स इज 2016। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ द हाइएस्ट वेटेज विद मोर देन 70% वेटेज। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा ज़रूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। फोर्थ वन इज बेसिक सवाल है, पॉलिटी से उठा के लाया हूँ मैं बस।
The president appoints the judges of the High Court in the consultation with Chief Justice of India and the Chief Minister of the state. Second is High Court judges are recommended by a collegium comprising the CJI and 2 senior judges. इनमें से कौन सा सही है ये आप मुझे बताइएगा. एंड द फाइनल वन इज मनिक्या डायनेसिटी, जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को रूल किया था फ्रॉम द लेट 13th सेंचुरी until the signing of instrument of accession with the Indian government in 1949. तो वो कौन सा स्टेट? Whether it is Assam, Tripura, Nagaland, Mizoram, which of the following options is correct? Do comment guys, right? पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों. लेवल 1 लेवल 2 एनरिच कंटेंट है, आइए एनरोल कीजिए. साथ ही साथ यूपीएससी के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स वगैरह सब दे रखे हैं. सिविल तपस्या का पोर्टल है, रेगुलर एनालिसिस विद रेगुलर अपडेट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस. हम मिलेंगे इसी तरीके से, टीम लगातार आपके लिए मेहनत करती जा रही है. कीप इंटैक्ट योर लव एंड सपोर्ट टू अस एंड डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन अमंग योर फ्रेंड. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको साक्षात्कार प्रणाम है, कर दो प्रभु. मिलेंगे अगले सेशन में. टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद.